Lecture number 2. Students, in previous lecture we discussed the electromagnetic field और वहां हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड is generated due to the interaction of time varying charge distributions and currents. तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि टाइम वेरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जो करंट है उसको तो हम बाद में डिटेल में चल के डिस्कस करेंगे जब हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को और मैग्नेटोस्टैटिक के टॉपिक्स को स्टडी कर लेंगे डिटेल में। लेकिन वहां पे हमारे पास कुछ सवाल जो जहन में आते थे, वो उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि फील्ड क्या होती है, और फिर था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और फिर थर्ड ये था कि किस तरह से दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब इस लेक्चर में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम फील्ड को डिफाइन करते हैं कि व्हेन एन इवेंट इन वन प्लेस हैज एन इफेक्ट ऑन समथिंग at different location, we talk about the event as being connected by a field. And a field is a special distribution of quantity. Special distribution का मतलब है 3-dimensional distribution है किसी भी quantity की, और in general it can be either scalar or vector in nature. तो यहां से हमें पता चला कि फील्ड क्या होती है और फील्ड कितनी टाइप्स की होती है, स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है। डिटेल में मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताऊंगा कि स्केलर फील्ड्स क्या हैं, वेक्टर फील्ड्स क्या हैं। फिर हम अपनी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। स्केलर एंड वेक्टर। सो एज योर प्रीवियस स्टडीज यू ऑल नो कि जो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि आप किसी साइन के साथ से मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दें और डायरेक्शन की जरूरत ना हो। और एग्जाम्पल में टेम्परेचर है, मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, चार्ज एंड वर्क है। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। चार्ज वर्क की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसके लिए इन सब चीजों के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्वांटिटी डिफाइन या मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया जाता है। स्केलर को हम इटैलिक लेटर स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो। इनकी एग्जाम्पल में वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमारी सारा फोकस इस कोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड फेस लेटर से ए बी सी, और जो यूनिट वेक्टर होंगे उनको स्मॉल लेटर ए बी सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे।
बाकी जो वेक्टर एनालिसिस होगा या वेक्टर कैलकुलस होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, जो हम एज अ टूल यूज करेंगे अपने वेक्टर एनालिसिस को, वो हम अगले स्लाइड्स में जाके या अगले टॉपिक्स में जाके हम सबसे पहले उन्हीं टेक्निक्स को सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेक्टर फील्ड विथ 3 स्पेशल कंपोनेंट्स: various function of position in 3D space as well as time, यानी कि x y z के अंदर भी वेरी कर रही होती है और टाइम के हिसाब से भी ये वेरी कर रही होती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर गवर्न्ड बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन से हम इनको ड्राइव करके जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आएंगे तो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर 8 में जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए मैं जो आपने अपनी प्रीवियस कोर्सेज या अप्लाइड फिजिक्स के कोर्सेज में जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, पहले हम थोड़ा सा उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे और उसकी मदद से मैं आपको फिर फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि फील्ड क्या होती है और कितनी तरह की होती हैं, वो भी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एज वी ऑल नो कि 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। और ये हमने जब कूलम्स लॉ स्टडी किया था प्रीवियसली तो वहां बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि 2 चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होती है। रिपल्सिव इन केस ऑफ लाइक चार्जेस होती है और अपोजिट चार्ज की सूरत में ये अट्रैक्टिव होती है। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद होता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर रॉड होंगी तो वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगी, और जो अपोजिट चार्ज रॉड्स होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, जो इस फिगर में मैं दिखा रहा हूं। जो फंडामेंटल चार्जेस है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और चार्ज ऑन द प्रोटॉन है +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट साइड चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये सिर्फ रिकॉल आपको मैं कर रहा हूं सारी चीज आपकी। एबिलिटी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। आपको पता है कि जब एक चार्ज आप कहीं प्लेस करते हैं तो वो अपनी विसिनिटी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और कोई दूसरा अगर चार्ज वहां पे आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है।
और उस चार्ज के दौरान जो उसकी वो रीजन जहां पे कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको हम कहते हैं उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी आपको बताया गया था कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की is same as the direction of the electric force that will be exerted on a positive charge when placed in the electric field। कि जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी उस फोर्स के डायरेक्शन में होगी। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपको पता है उसकी फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहां से मैंने थोड़ा सा आपको आपके दिमाग को रिफ्रेश करने की कोशिश की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक पे, और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड। जैसे हमने कहा कि फील्ड दो तरह की होती है, कि स्केलर फील्ड होती है, एक वेक्टर फील्ड होती है। तो मैं मुख्तलिफ एनालॉजीज को यूज करते हुए पहले आपको फील्ड्स बताऊंगा कि एक फील्ड क्या होती है, एक स्केलर फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड क्या होती है, और फिर उससे हम आगे जाके अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड concept. In previous chapter we discussed Coulomb's law, which gives the force between 2 point charges। जो प्रीवियस वीक हमने टॉपिक किया था उसमें हमने कूलम्स लॉ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। वो रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी उनके मैग्नीट्यूड से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब हम उसको डीप स्टडी करना चाहते हैं, और ये हम जानना चाहते हैं कि किस तरह एक चार्ज Q1 वो चार्ज Q2 की प्रेजेंस को जान पाता है। यानी कि दो चार्जेस अगर एक डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो किस तरह उन दोनों को एक दूसरे का पता चलता है। तो वहां जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फील्ड क्या होती है। आप सब इस वक्त एक कमरे में, किसी भी कमरे में बैठे होंगे, या हम अगर एक क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो अगर मैं वहां के टेम्परेचर की बात करूं तो उस रूम के अंदर जहां आप बैठे, मैं बैठा हूं या कोई भी बैठा हुआ है, तो उस रूम के हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर की एक डेफिनेट वैल्यू होगी।
you can measure the temperature at each point by putting a thermometer there. और वो थर्मोमीटर रख के आप किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। और उस टेम्परेचर जो आपने मुख्तलिफ जगह पे रख के जो टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, उसकी मदद से आप पूरी रूम की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। या उसको आप ड्रॉ करके पूरे रूम का टेम्परेचर मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैप बता रहा हो कि किस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। या उसको आप मैथमेटिकली स्पेसिफाई करके XYZ डायरेक्शन में एक टेम्परेचर का फंक्शन भी बना सकते हैं, जिस फंक्शन को आप ड्राइव करके एग्जैक्टली बताएंगे कि किस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर represented either as a map or a function is called temperature field. आप पूरे रूम की डिस्ट्रीब्यूशन पे आप मैप से भी बता सकते हैं, फंक्शन से भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब है वो क्या बन गई, टेम्परेचर फील्ड बन गई। सिमिलर वे में आप प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी जगह पे, किसी रूम में, किसी कंटेनर के अंदर, तो वो उस लोकेशन की प्रेशर फील्ड बन जाएगी। लेकिन ये दोनों क्वांटिटी याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटीज हैं। अगर ये दोनों क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती तो ये स्टैटिक फील्ड्स कहलाएंगी, यानी कि टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम इसको कहेंगे कि स्टैटिक फील्ड है। otherwise they are time varying field that might be represented mathematically by a time dependent function। यानी कि जहां पे आप बता रहे होंगे कि XYZ डायरेक्शन में क्या टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो चौथा कोऑर्डिनेट आपके पास टाइम का भी आ जाएगा। On the other hand, you wanted to measure the velocity at every point in a flowing fluid। अगर आप किसी फ्लोइंग फ्लूइड पे वेलोसिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, तो आपको हर पॉइंट के ऊपर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी वैल्यू वेलोसिटी वेक्टर की। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपको पता है। Once again, you could draw a map showing the magnitude and direction of the velocity at any point, or you could specify a mathematical function, that is Vxyz, that would allow the flow velocity to be calculated at any point. This is an example of vector field। आप किसी भी पॉइंट का XYZ डायरेक्शन के ऊपर वेलोसिटी को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, या आप उस पूरी जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी बन गई एक वेलोसिटी फील्ड, और ये एक वेक्टर फील्ड है। ये वेलोसिटी आपकी एक
वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। जो हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी एक वेक्टर फील्ड है। You might measure the value of gravitational force at any point by attaching a test mass m naught to a spring scale। आप कोई भी टेस्ट मास लें m naught, उसको आप एक स्प्रिंग पे, जो आपने अपनी इंटर के अंदर या मैट्रिक के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी किए होंगे, उसकी मदद से आप मालूम कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। You could then determine the magnitude and direction of gravitational force F at any point, and you could represent your result either by drawing a map showing the magnitude and direction of the force at various points, or by specifying a mathematical function f x y z coordinates. However, such a map would not be useful to other people unless they used exactly the same test mass that you used। तो मसला ये आ गया, अब एक एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म कर रहा है, उसने एम नॉट मास लिया हुआ है 1 kg का, जो दूसरा परफॉर्म कर रहा है उसने मास लिया हुआ 2 kg का। दोनों अपने अपने रूम में बैठ के अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक जो मैप ड्रॉ करेगा उसकी फोर्स कुछ और आएगी, दूसरा जो मैप ड्रॉ करेगा उसकी फोर्स कुछ और आएगी। क्यों? Because the force you measure is directly proportional to the value of the test mass। आप सबको पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास से। आप जितना ज्यादा मास बढ़ाए जाएंगे उतनी फोर्स बढ़ती चली आएगी। यानी कि जो स्टूडेंट ज्यादा मास से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा उसके पास फोर्स ज्यादा आ जाएगी। A better procedure would be to produce a map showing not the force on your test mass but instead the force per unit test mass, और F upon m naught। बजाय इसके कि आप टेस्ट मास की मदद से फोर्स का मैप ड्रॉ कर रहे हो, आप फोर्स अपॉन मास का या फोर्स अपॉन टेस्ट मास का मैप जनरेट करें। तो जितने भी स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे सबका रिजल्ट फिर एक ही आएगा। अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी मास सिलेक्ट करेगा, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हमारे पास जो कि क्वांटिटी F अपॉन m नॉट होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये बराबर होती है फ्री फॉल एक्सेलरेशन g एट एनी पॉइंट। तो यहां से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि फील्ड क्या होती हैं, स्केलर फील्ड्स क्या होती हैं और वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। अब इसी एनालॉजी को लेके जो हमने पढ़ी सारी, हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पॉइंट चार्ज Q1 does not exert a force directly on Q2। जब पिछले टॉपिक्स में हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे तो हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम डायरेक्ट बात करते थे
कि Q2 exert force on Q1, Q2 exert force on Q3, लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो डायरेक्टली Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, उसके बजाय Q1 creates in its vicinity an electric field that exerts a force on Q2। बजाय डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करने के Q1 अपने इर्द गिर्द के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है फोर्स चार्ज Q2 के ऊपर। तो इन इक्वेशन फॉर्म में हम लिखना चाहें तो चार्ज Q1 जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन Q2, यानी कि दोनों चार्ज का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि Q1 ने अपने इर्द गिर्द फील्ड जनरेट करी E और उस E ने फोर्स लगाई F किसी भी दूसरे चार्ज या Q2 के ऊपर। Definition of the electric field vector. Consider the positive charge rod shown in this figure. We place positive charge Q naught at any point P और इस चार्ज रॉड के करीब हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉइंट P के ऊपर रख दिया। हम जानना चाहते हैं कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो बिल्कुल जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम करने के लिए या उसी एनालॉजी के अंदर जैसे हम टेस्ट मास की मैंने एग्जांपल दी थी आपको m नॉट की, यहां पे हमने टेस्ट चार्ज लिया है Q नॉट। We measure the electrostatic force exerted on Q naught by the charge rod। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है ये Q नॉट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। So the electric field is defined as the electric field and at any point is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगी। तो ये आ गया E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो इसको अगर मैं सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स वाली एनालॉजी में लूं तो हमने वहां पे कहा था F अपॉन M नॉट, और वहां या प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ फोर्स को कंसिडर करते तो दो स्टूडेंट वहां पे अगर अलग अलग मासेस लेते और उसी एनालॉजी के अंदर मैं आपको बताऊं कि दो स्टूडेंट अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टेस्ट चार्ज लेते तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैप आता या जो वैल्यूज आती हैं वो अलग अलग आती। तो जिस तरह हमने वहां पे
F अपॉन एम नॉट लिया था, यानी कि फोर्स अपॉन टेस्ट मास, तो यहां पे हमने लिया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इस सूरत में इस चार्ज ऑब्जेक्ट की एट पॉइंट P के ऊपर जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो है न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। We assume that the charge Q naught is small enough so that its presence at any point P does not affect the charge distribution on the rod। यानी कि हमने अपना टेस्ट चार्ज ये अज्यूम किया है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होगा कि इसकी प्रेजेंस से या इसकी प्रेजेंट पॉइंट P के ऊपर हमारा वो चार्ज ऑब्जेक्ट जिसकी हम इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा।